दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त दीपक स्मैलिया। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या था ये? चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया, एक पावरफुल सिंबल दिखाई दिया साल्ट, कि अगर मैं साल्ट का इस्तेमाल करूं ऐसे पावरफुल सिंबल तो मैं पूरे देश को यूनाइट कर सकता हूं। गांधी जी को साल्ट में कुछ ऐसा दिखा। क्या कारण था इसके पीछे कि गांधी जी को लगा कि अगर मैं साल्ट का इस्तेमाल करूं ऐसे पावरफुल सिंबल तो पूरे देश को यूनाइट कर सकता हूं? देखिए एक्चुअली में क्या था कि ये जो साल्ट था इसको रिच और पुअर एक ही मात्रा में इस्तेमाल करते थे। पहला कारण तो ये था। दूसरा, यह एक ऐसी आइटम थी, मतलब साल्ट, जो कि हर एक फूड आइटम में जिसका इस्तेमाल किया जाता था। और तीसरा क्या था कि अंग्रेज़ों ने साल्ट के ऊपर टैक्स लगाया हुआ था जो कि काफ़ी भारी मात्रा में था। और चौथा, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने साल्ट के ऊपर अपनी मोनोपोली क्रिएट की हुई थी। मोनोपोली कि साल्ट का प्रोडक्शन सिर्फ हम ही करेंगे। अंग्रेज ऐसा कहते थे, उन्होंने अपनी मोनोपोली बनाई थी इसके ऊपर कि हम ही प्रोडक्शन करेंगे, इसका और कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। मतलब कि हमारे ही देश में रह रहे थे और हमारे देश में ही साल्ट के ऊपर उन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर दी, बना दी कि भाई साल्ट का जो प्रोडक्शन होगा हम ही करेंगे और इसका प्रोडक्शन कोई नहीं कर सकता। तो ये कुछ कारण थे कि गांधी जी को लगा कि अगर मैं ये पॉइंट उठाऊं साल्ट को लेके तो मैं पूरे देश को यूनाइट कर सकता हूं, क्योंकि इन चीज़ों को लेके हर लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग वर्ग का था, वह परेशान था कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है। तो गांधी जी को लगा कि अगर मैं इन पॉइंट्स को उठाऊं जनता के सामने तो मैं पूरे देश को एक साथ यूनाइट कर सकता हूं, सिर्फ एक साल्ट को लेके, मतलब उसका एक पावरफुल सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करके साल्ट को पूरे देश को यूनाइट कर सकता हूं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। देखिए इसके आगे क्या हुआ। अब जो हमारे महात्मा गांधी जी थे इन्होंने क्या किया, एक अल्टीमेटम दिया। किसको? इरविन को। जिसमें कि गांधी जी ने अपनी 11 डिमांडें रखी थी। क्या रखी थी? गांधी जी ने अपनी जिसमें 11 डिमांड्स रखी थी। वाइसरॉय इरविन को एक लेटर उन्होंने सेंड किया, मतलब जिसमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स रखी। और उस लेटर में गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को लिखा था कि अगर आपने हमारी 11 डिमांड्स को माना नहीं, मतलब एक प्रकार का अल्टीमेटम दिया था कि अगर आपने हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था, एक डेट दी थी 11 मार्च कि अगर 11 मार्च तक आपने हमारी डिमांड्स को माना नहीं तो हम सिविल डिसओबीडेंस कैंपेन स्टार्ट कर देंगे पूरे देश में, अगर आप हमारी 11 डिमांड्स को मानते नहीं हैं। गांधी जी ने साफ शब्दों में वाइसरॉय इरविन को अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन देखिए हुआ क्या एक्चुअली में। जो वाइसरॉय इरविन था ना, उसने गांधी जी की बात को, मतलब गांधी जी ने जो लेटर सेंड किया था, लिखा था वाइसरॉय इरविन को, उनके शब्दों को, उनके लेटर को, जो उन्होंने शब्द लेटर में लिखे थे, उसको हल्के में ले लिया। ठीक है, अनविलिंग टू नेगोशिएट। उनको बोला कि क्या यार, क्या लिख रहे हैं ये महात्मा गांधी जी, कौन सुनता है, करेंगे देखेंगे, मतलब हल्के में ले लिया।
और यहाँ तक कि एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे महात्मा गांधी जी वाइसरॉय इरविन से उनके दफ्तर में मिलने के लिए जाते थे, तो गांधी जी को उनके दफ्तर के बाहर घंटों घंटों, 2-2 घंटे, 3-3, 4-4, मतलब कि पूरे पूरे दिन दफ्तर के बाहर बिठा के रखा जाता था। लेकिन हमारे वाइसरॉय इरविन जी उनसे मिलते नहीं थे, उनके पास गांधी जी से मिलने का टाइम नहीं था। तो फिर आप ही सोच लीजिए कि अगर जिस व्यक्ति के पास मिलने का टाइम ही नहीं है, किसी व्यक्ति के पास, अगर कोई व्यक्ति उसके पास जा रहा है अपनी डिमांड्स को लेके कि हाँ सर ये कि हमें ये प्रॉब्लम है, आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, कोई भी डिमांड हो सकती है, तो कितनी ही वो उसके बात को मानेगा, कितनी ही उसके बात के ऊपर गौर करेगा कि अगर आप उसको चाहे कुछ लिख के दे दें या उसके मुंह के या उसके ऑफिस में खड़े होकर आप उसको कुछ बता दें, कितनी ही आपकी बात को मानेगा, वो नहीं मानेगा। तो इसी प्रकार वाइसरॉय इरविन ने गांधी जी की बात को बड़े हल्के में ले लिया। लेकिन हमारे गांधी जी ने तो वाइसरॉय इरविन को एक अल्टीमेटम दिया हुआ था 11 मार्च का कि अगर 11 मार्च तक हमारी डिमांड्स नहीं मानी जाती हैं तो हम सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन पूरे देश भर में स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए ऐसा ही हुआ। तो वाइसरॉय इरविन ने तो मैंने पहले बता दिया कि उन्होंने कोई भी गांधी जी के साथ नेगोशिएट नहीं किया, उनकी बात को माना ही नहीं, हल्के में लिया। और रिजल्ट क्या हुआ कि महात्मा गांधी स्टार्टेड फेमस साल्ट मार्च। तो महात्मा गांधी जी ने साल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ। अब देखिए यह जो फेमस साल्ट मार्च हुआ, मतलब इसको हम डांडी मार्च भी बोलते हैं, ठीक है, डांडी मार्च, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे एक सेम ही है, चाहे साल्ट मार्च कहो चाहे डांडी मार्च कहो। तो गांधी जी ने साल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ, जो उनके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे। और यह मार्च 250 माइल्स का था, जो कि साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ और डांडी में जाके ख़त्म हुआ। और जो इनके वॉलंटियर्स थे 78, ये 24 डेज तक इन्होंने वॉक किया गांधी जी के साथ में, और हर रोज़ का ये 10 माइल्स वॉक करते थे, चला करते थे। तो चलते चलते जैसे ये 24 डेज़ का ये साल्ट मार्च था, तो लास्ट में 6 अप्रैल को ये डांडी पहुँचे, ठीक है, साबरमती से कहाँ पहुँचे, डांडी में। और वहाँ पर छः अप्रैल को मतलब डांडी पहुँचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया तो यह एक प्रकार का कानून का उल्लंघन था। तो ये गांधी जी ने 6 अप्रैल को किया, डांडी में पहुंच के, कहाँ से, साबरमती से। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा पूरा। देखिए आगे क्या हुआ। तो इसके साथ ही दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और इसके साथ ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हो गई। गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया था ना कि भाई अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, हमारी 11 डिमांड्स को, तो हम पूरे देश भर में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देंगे। और वही हुआ। जैसे ही गांधी जी ने डांडी पहुंच के साल्ट कानून को तोड़ा, उसका उल्लंघन किया, और वो उल्लंघन ही बिगिनिंग थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। देखिए यहाँ पर एक सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताइए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट
और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में फ़र्क क्या है। देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समझ लेते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या होता है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसमें सिर्फ लोगों को कहा जाता था कि आप अंग्रेज़ों का साथ मत दीजिए, उनको बिल्कुल भी कॉपरेट मत कीजिए, कॉपरेशन के लिए मना किया जाता था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शब्द में ही लिखा हुआ है कि आप अंग्रेज़ों का बिल्कुल भी साथ मत दीजिए, जब आप अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे तो वो खुद ब खुद हमारा देश छोड़ के चले जाएंगे। तो मना ही की जाती थी उनका साथ देने के लिए, कॉपरेट मत कीजिए। लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या होता था, इसमें बोला तो जाता था कि आस्कड कि नॉट ओनली टू रिफ्यूज़ द कॉपरेशन, कि आप सिर्फ उनको रिफ्यूज़ ही नहीं करेंगे कॉपरेशन करने के लिए, बट ऑल्सो टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉ, आप कॉलोनियल लॉ को भी ब्रेक करेंगे। ये किस में था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। यह चीज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नहीं थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सिर्फ था कि कॉपरेट नहीं करना है अंग्रेज़ों के साथ, लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में आप कॉपरेट भी नहीं करेंगे, ठीक है, कॉपरेट नहीं करेंगे, प्लस और ब्रेक करेंगे कॉलोनियल लॉ को, तोड़ेंगे कानून को। ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में था, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। देखिए आगे क्या हुआ। Thousands in different parts of the country broke the salt law. तो हज़ारों लोगों ने इस नमक के कानून को तोड़ा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में। और जो ये मूवमेंट थी ये स्प्रेड हुई। फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट किया गया। लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड, मनाही की गई कि लिक्वर शॉप की शराब कोई नहीं खरीदेगा, कोई नहीं पिएगा, मना किया गया, वहाँ तक जाने से लोगों को रोका गया। जो पीजेंट्स थे वो रिफ्यूज़ टू पे रेवेन्यू, उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई भी किसी भी प्रकार का रेवेन्यू नहीं देंगे। चौकीदारी टैक्सेस। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया विलेज ऑफिशियल्स ने। और फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ, और जो फॉरेस्ट पीपल थे उन्होंने वायलेट करना शुरू कर दिया फॉरेस्ट लॉ को, उल्लंघन करना शुरू कर दिया। सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का लोग उल्लंघन करने लगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। देखिए आगे क्या हुआ। अब इस घटना से चिंतित होकर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, अब इतना कुछ उन्होंने देखा, किसने, अंग्रेज़ों ने, कि भाई जो लोग हैं, ये मूवमेंट पूरे देश भर में स्प्रेड हो रही है, लोग सॉल्ट लॉ को तोड़ रहे हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं, फॉरेन क्लॉथ का बाइकआउट कर रहे हैं, ठीक है, लिक्वर शॉप्स को पिकेटेड किया जा रहा है, पीजेंट्स रेवेन्यू पे नहीं कर रहे हैं, चौकीदारी टैक्सेस देने से मना कर रहे हैं, विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन कर रहे हैं, फॉरेस्ट लॉ का वायलेट किया जा रहा है। अब इन चीज़ों को देखकर, इन सारी घटनाओं से चिंतित होकर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, क्योंकि वो चिंतित हो गए ना, क्योंकि एकदम इतनी मूवमेंट पूरे देश भर में स्टार्ट हो गई, तो डेफिनेटली उनका चिंतित होना तो पॉसिबल था। तो जब वो चिंतित, मतलब वो वरिड हो गए जब, तो उन्होंने क्या किया, बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। तो कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया एक एक करके। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो अब्दुल गफर खान थे, ये गांधी जी के शिष्य थे, मतलब गांधी जी को ये बड़ा मानते थे, डिसिपल थे गांधी जी के। कई बार एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि महात्मा गांधी जी के डिसिपल कौन थे, तो अब्दुल गफर खान। तो इनको कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, अंग्रेज़ों ने 6 अप्रैल 1930 को अरेस्ट कर लिया। फिर थोड़ी देर के बाद, ए मंथ लेटर, महात्मा गांधी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया। तो जब इतना कुछ
लोगों ने देखा कि अब्दुल गफ़र खान जी को भी अरेस्ट कर लिया, उसके बाद महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया, तो लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया पुलिस पोस्ट्स के ऊपर, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस के ऊपर। मतलब कि जितने भी स्ट्रक्चर्स थे जो सिंबलाइज्ड थे ब्रिटिश रूल के, उन सब के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया लोगों ने, गुस्साए लोगों ने, कि आप कैसे महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अब्दुल गफ़र खान जी को अरेस्ट कर सकते हैं। तो लोगों में गुस्सा आ गया और गुस्से में आके लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। अब देखिए इसके रिस्पॉन्स में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि अंग्रेज तो शांत बैठने वाले नहीं थे। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ब्रूटल रिप्रेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया। इसके तहत क्या किया उन्होंने कि पीसफुल जो सत्याग्रहीज थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से जो सत्याग्रहीज थे, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। वो उसमें वुमेन, चिल्ड्रन, बच्चों को, औरतों को मारना पीटना, ब्रूटली तरीके से उनको मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख के करीब लोगों को अरेस्ट किया गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब देखिए आगे क्या हुआ इन सच सिचुएशन। In such situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement. तो गांधी जी ने इस सारी सिचुएशन को देखते हुए एक बार फिर जो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ, गांधी जी ने उसको वापस ले लिया, कॉल ऑफ, एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद द इरविन ऑफ 5 मार्च 1931, वेरी इंपॉर्टेंट। और गांधी जी एंटर्ड हो गए, एक पैक्ट था, इसको बोला जाता है कि पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। इसको गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है 1 मार्क्स का कि बताइए कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। तो डेट है 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, याद रखिएगा 5 मार्च 1931। मेरे बोलने के साथ आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इस गांधी इरविन पैक्ट में क्या था। महात्मा गांधी ने 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। तो इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी ने लंदन में होने वाले जो दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसको अटेंड करना था, जो कि लंदन में होना था। पहला तो कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया था कि नहीं, हम कोई भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन इस गांधी इरविन पैक्ट के तहत गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुई थी उसको पार्टिसिपेट किया, उसको अटेंड किया। और इस गांधी इरविन पैक्ट में एक्चुअली था क्या, इसमें यह समझौता हुआ था कि ठीक है, गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे समझौता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में क्या होगा कि जो आपने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स गिरफ्तार किए हुए हैं, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू और गफर खान थे, इनको आपने छोड़ना होगा। तो पहले तो जो लॉर्ड इरविन थे वो तो उन्होंने कहा ठीक है, हम छोड़ देंगे उनको। तो इसलिए वो लंदन चले गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आए, गांधी जी कहाँ से, लंदन से वापस आए, ठीक है, बैक इन इंडिया, तो ही डिस्कवर्ड दैट गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। उन्होंने देखा कि यार यहाँ पर तो सारा सिस्टम ही उल्टा है। इन्होंने बोला कुछ, किया कुछ। इन्होंने कहा था कि हम इस गांधी इरविन पैक्ट के तहत हमने आपके जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स पकड़े हुए हैं, जितने भी जेल में डाले हुए हैं, हम उन सबको रिहा कर देंगे, सबको छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं।
जब वो इंडिया पहुँचे तो देखा कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, गफर खान जी थे, ये तो जेल में ही थे। तो गांधी जी को यह देखकर बड़ा डिसअपॉइंट फील हुआ कि बोले कि यार ये तो धोखा हो गया, इन्होंने तो हमारी बात को माना ही नहीं। और साथ में देखिए अंग्रेजों ने क्या किया था, कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर इलीगल एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बॉयकॉट। मतलब कि और साथ में अंग्रेजों ने क्या किया था, मतलब कि मतलब हर एक मीटिंग के ऊपर, डेमोन्स्ट्रेशंस के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, इम्पोज कर दिया था, इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग, कि कहीं भी आप मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, बायकॉट नहीं कर सकते, इन सबको इलीगल उन्होंने घोषित कर दिया था। ये कुछ इस प्रकार के उन्होंने मेजर्स अडॉप्ट किए थे। तो ये चीज़ देखकर भी गांधी जी बड़े डिसअपॉइंट हुए। तो फिर हुआ क्या, महात्मा गांधी रीलॉन्च्ड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी ने दोबारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च कर दिया, ये सब देखते हुए, क्योंकि उनकी बात तो कोई भी मानी नहीं गई। जो उन्होंने बोला था, जो डिमांड्स रखी थी, ना 11 डिमांड्स मानी गई, ना जो गांधी इरविन पैक्ट में जो समझौता हुआ था, ना उस चीज़ को माना गया। तो वो गांधी जी बड़े निराश हुए इन सब चीज़ों को देखकर। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं दोबारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च करूंगा, जो कि उन्होंने जिसको कॉल ऑफ कर दिया था, सारी सिचुएशन देखते हुए पीछे, क्योंकि सिचुएशन सारी वायलेंट हो गई थी, पीछे पड़ा हमने। तो लेकिन बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। लेकिन साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी थी। तो यह था हमारा आज का लेक्चर जो कि हमने पढ़ा। आई होप आपको लेक्चर को सुनने में मज़ा आया होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो इसके अगला जो भी आपका 10th क्लास का लेक्चर होगा, जो भी टॉपिक होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप खुश रहें, मंगलमय रहें, बड़ों की सेवा करते रहें, अपने गुरुओं का आदर करते रहें, माँ बाप की सेवा करते रहें, जानवरों से प्यार करें, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू वेरी मच।